नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के नए कार्यक्रम व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको कुछ ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है मौलिक अधिकार। बीते दिनों क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लोकसभा में पेश किया था। उसके बाद से ही अनुच्छेद 20(3) के तहत मिले मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात की जा रही है। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद के मद्देनजर मौलिक अधिकार चर्चा में थे। आज हम भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये अधिकार होते क्या हैं। अधिकार दरअसल ऐसे दावे और हकदारी हैं जो बताते हैं कि नागरिक, इंसान और व्यक्ति होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अधिकार ऐसे वैध दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है। अधिकार किसी व्यक्ति के लिए सम्मान वाले जीवन बसर के लिए जरूरी होते हैं। अधिकार व्यक्ति की बेहतरी के लिए भी जरूरी होते हैं। वैश्विक स्तर पर अधिकारों की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनैतिक विचारक मानते थे कि अधिकार प्राकृतिक यानी ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि इंसान के तौर पर पैदा होने के कारण कुछ अधिकार हमें मिले हुए हैं और इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि हाल के समय में अधिकारों को प्राकृतिक के बजाय मानवाधिकार के तौर पर देखा जा रहा है। मानवाधिकारों के बारे में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट को कोट करके बेहतर समझा जा सकता है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। मनुष्य गरीब, शक्तिहीन और अनैतिक हो सकता है, लेकिन न्यूनतम ही सही वो गरिमा का हकदार होता है, क्योंकि वो इंसान है। कुल मिलाकर अधिकार इंसानी जीवन के बेहद जरूरी आयाम है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका मकसद कानून की सरकार स्थापित करना होता है, न कि किसी व्यक्तिवादी सत्ता की। अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। ये प्रकृति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। ये प्रकृति में न्यायोचित यानी कि जस्टिसिएबल होते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को हासिल होते हैं। संसद इन्हें कम कर सकती है, लेकिन उस सीमा तक ही जहां संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन न हो। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन केवल संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी महत्ता समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 6 मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 14 के मुताबिक इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता से है। ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। मसलन राज्य महिलाओं और बच्चों, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत वंश
जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, सड़कों आदि का प्रयोग करने का अधिकार है। ये सामाजिक समानता लाने के लिहाज से जरूरी है। हालांकि बच्चों, महिलाओं और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए राज्य प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात की गई है। इसका मतलब हुआ कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा किसी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर हासिल हैं। इसका मतलब हुआ कि रोजगार केवल योग्यता और पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। हाल के समय में हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने जॉब्स में लोकल रिजर्वेशन को लेकर खूब वकालत की है। हरियाणा ने तो इस संबंध में एक बिल भी पास किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में साफ किया है कि नियुक्ति के मामले में रेजिडेंस को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन जन्म स्थान को नहीं। ऐसे धार्मिक संस्थाओं के पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है। ये एक दंडनीय अपराध है। अच्छी बात यह है कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अनटचेबिलिटी के चलते भारतीयों के एक बड़े धड़े ने लंबे समय तक इसका दंश झेला है। वहीं अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। राज्य, सैन्य अथवा शैक्षिक उपाधियों के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। गौरतलब है कि साल 1996 के बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान है, न कि उपाधियां। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इनमें विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता शामिल है। गौरतलब है कि सहकारी शब्द 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 20 में अपराधी ठहराए जाने के संबंध में सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 20(1) के मुताबिक किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। साथ ही उसे कानून में निर्धारित सजा से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 20(2) के मुताबिक किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही 20(3) के मुताबिक अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जो अक्सर ही खबरों में बना रहता है। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और भारत जैसे देशों में प्रचलित है, जहां पर संविधान की सर्वोच्चता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले ने कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना है। इस तरह जीवन का अधिकार एक कंपोजिट राइट यानी अधिकारों का समूह है। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के मामले में संरक्षण से है। इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। साथ ही मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। इसके साथ 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह अधिकार 2 तरह के व्यक्तियों को हासिल नहीं है।
निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार और शत्रु देश का नागरिक। गौरतलब है कि निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर यानी बलात् श्रम और इसके प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के किसी फैक्ट्री, खान या किसी अन्य खतरनाक काम मसलन कंस्ट्रक्शन वर्क या रेलवे में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके मद्देनजर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पारित किया गया है। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की बात करता है, तो वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दिखाता है। इसके मुताबिक राज्य कर के रूप में अर्जित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। ये व्यवस्था कर पर रोक लगाती है, शुल्क पर नहीं। इस तरह तीर्थ यात्रियों से कुछ शुल्क लिया जा सकता है, जिससे उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। वहीं अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। अब बात करते हैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की। इनका जिक्र अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 के मुताबिक ओबरत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी समूह को जिसकी अपनी भाषा, लिपि, बोली या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तय होंगे। वहीं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके जरिए संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा यानी क्यो वारंटो और उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूररी शामिल हैं। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सच्चा लोकतंत्र बिना व्यक्ति की गरिमा के स्थापित नहीं हो सकता। व्यक्ति की गरिमा के लिए मौलिक अधिकार बेहद जरूरी हैं। हमारे संविधान में न केवल मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बल्कि उन्हें लागू कराने की व्यवस्था भी दी गई है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते हमारे प्रोग्राम व्याख्या में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।